नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा आपका जो संविधान का ये लेक्चर होगा, ये आपका होगा 39वां लेक्चर। इसके पहले आपके 38 लेक्चर हो चुके हैं और आपका जो संविधान है ये टोटल समाप्त हो चुके हैं। आपके संविधान क्या है, टोटल समाप्त हो चुके हैं। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे। आज जो संविधान का होगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और इनको हम पढ़ा चुके हैं। एक जगह इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, और आप क्या जो संविधान पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, तो आप लास्ट में करिएगा जितने भी आपके अनुच्छेद हैं उनको एक साथ एक जगह लिखिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। जो आपके मन में कन्फ्यूजन होती है अनुच्छेद को लेकर, वो दूर हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे अनुच्छेद 1 से। तो यहाँ हम देखेंगे अनुच्छेद 1 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। अगर आपसे ये पूछे कि अनुच्छेद 1 हो, भाग 1 हो, या फिर हम कह दें अनुसूची 1 हो, तीनों में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है। क्या है आपका, संघ राज्य क्षेत्र। दो अनुच्छेद में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। अब यहाँ से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है अनुच्छेद 3, क्या पूछा जाता है, अनुच्छेद 3 पूछा जाता है। क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है, उनके सीमा रेखा में परिवर्तन कर सकती है, उनका नाम बदल सकती है। तो इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, 3 में किया गया है। और इन तीनों का जो उल्लेख है संविधान के भाग 1 में मिलता है। किसमें मिलता है, संविधान के भाग 1 में मिलता है ना। अगर हम आगे पूछें कि अनुच्छेद 5, तो अनुच्छेद जो 5 से 11 तक है, अनुच्छेद जो है ये 5 से 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद जो 5 से 11 है ये नागरिकता का उल्लेख है। क्या है आपका, नागरिकता का उल्लेख है। और इसको अगर भाग पूछे तो यहाँ पे भाग आपका हो जाएगा 2। क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको याद रखना है 5 से 11। क्या होगा, 5 से 11। अगर भाग पूछे तो भाग 2 होगा। भाग क्या होगा, 2। ये जो लिया कहाँ से गया है, ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से संविधान से लिया गया है। तो नागरिकता से आपके यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाग पूछेगा तो 2 होगा, अनुच्छेद पूछे 5 से 11 होगा, और कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 12 से 35। तो इसका भी उल्लेख भाग 3 में किया गया है ना। तो भाग 3 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 अर्थात मौलिक अधिकार है ना। वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रही है, तो 7 रही है। कितनी रही है, 7 रही है। लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कहा गया है। तो इसलिए 1978 के बाद 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला आपका समानता का अधिकार है 14 से 18। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, यह 19 से 22 है। फिर तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है ना। फिर चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिर आपका जो 5वां होगा शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार, ये 29-30 है। इसका एक दूसरा नाम भी है अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकार है ना। और लास्ट जो आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 है। बाबा साहेब ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा। तो हम स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार से। इसको और अच्छे से पढ़िएगा तो संविधान में हमारा लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको पीछे जाके देख सकते हैं। तो मौलिक अधिकार से आप जो मेन बिंदु बनते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मौलिक अधिकार का क्वेश्चन होगा 17 है ना। तो अनुच्छेद क्या है, 17 अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का जो अंत किया गया है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, 17 में किया गया है ना। 18 क्या है, उपाधियों का अंत। 18 क्या है, उपाधियों का अंत है ना। 18 क्या है, उपाधियों का अंत। तो ये क्या हो गया आपका, उपाधियों का अंत हो गया है ना।
आगे हम देखेंगे 21A क्या है। 21A आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है ना। क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो आपका आंसर क्या होगा, 21A या 21 का भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए लगा है तो हम एक जानते हैं कि जो अनुच्छेद की जो संख्या है लगभग कितनी है, तो लगभग क्या कुल जो है आपका 395 है, और धीरे धीरे जो बढ़ाते गए हैं तो अभी भी अगर हम पूछे अनुच्छेद की संख्या कितनी है, लगभग 450 प्लस हो गई है। लेकिन जो मूल रूप से आपके अनुच्छेद हैं वो आपके 395 है, और कुल पूछे तो ये क्या दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे क्या है 21A है तो ये बाद में बढ़ाया गया, कब बढ़ाया गया है, इसे 2002 में बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया है, 2002 में। कौन सा संशोधन करके, तो आपको याद रखना है 86वां संशोधन करके। तो भारतीय संविधान में 2002 में 86वां संशोधन किया गया है। क्या किया गया है, 21A जोड़ा गया है। 21A क्या है आपका, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है ना। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 से किसी भी व्यक्ति से हम लोग क्या है, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, अर्थात बंधुआ मजदूर उन्मूलन। क्या होगा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन होगा, है ना। आगे हम देखेंगे 24 क्या है। 24 में है 14 वर्ष से कम बच्चों को सार्वजनिक काम पे नहीं लगा सकते हैं। 14 वर्ष से कम बच्चों को सार्वजनिक काम पे उनसे मतलब मजदूरी नहीं करवा सकते। ये भी क्या होगा, ये बाल अपराध में आएगा। इसे कहते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति क्या है, किसी 14 वर्ष के कम बच्चों को सार्वजनिक काम पे नहीं लगा सकता, मनाही है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, 24 में किया गया है। 32 क्या है, 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे बाबा साहेब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपसे क्यों सीधा सीधा पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना आपका आंसर होगा। लेकिन इसी में नाम जुड़ जाता है बाबा साहेब का, तो आपको याद रखना है बाबा साहेब ने संविधान की आत्मा किसको माना है, अनुच्छेद 32, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। आगे देखिए अनुच्छेद 33 क्या है, तो अनुच्छेद 33 को यह बताया गया है कि संसद को ये अधिकार है, संसद को ये अधिकार है कि वो सैनिकों के सभी मौलिक अधिकार क्या है, छीन सकती है। वो जो है सैनिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन सकती है। अर्थात कभी जैसे हम कह दें, आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं आम नागरिकों के सब छीन लिए जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 20 एंड 21 है ना, तो ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं, तो चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे कोई भी आपातकाल लगा है, जिससे मुझे राष्ट्रीय आपातकाल होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिनका हनन नहीं होता है, तो आपको याद रखना है 20 और 21। क्या होता है, 20 और 21। 21 में जैसे निजता का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है ना, तो इनका हनन नहीं होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें क्या सैनिकों के में भी ऐसा लागू होता, नहीं, तो सैनिकों के सभी मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। यह अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 36 से 51, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, ये 36 से 51 में किया गया है। और अगर पूछे किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अगर इसमें भाग पूछ ले तो भाग इसका हो जाएगा आपका, भाग हो जाएगा इसमें 4। क्या हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा, है ना। तो भाग 4 में क्या है आपका, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अब यहाँ से मुख्य आपके अनुच्छेद देखिए 39 का क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 39 का में है ना। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, है ना। आगे हम देखेंगे 48 में क्या है, किसानों को कृषि से संबंधित, किसानों को कृषि से संबंधित उनकी आर्थिक सहायता करना। किसानों को कृषि से संबंधित उनकी आर्थिक सहायता करना, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, 48 में किया गया है ना। अगर इसके पीछे 47 से पूछ ले तो 47 वगैरह, जैसे हम कह दें कि मिड डे मील जो 1 से 8 तक सरकारी स्कूलों में क्या है,
दोपहर का जो भोजन दिया जाता है MDM कहते हैं, तो उसका उल्लेख इसमें मिलता है 47 में मिलता है। किसमें? 47 में। 48 का क्या है? पर्यावरण संरक्षण से है। किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है ना। 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है ना। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य में जैसे ताजमहल है ना, और जैसे दिल्ली में आपका जामा मस्जिद है, तो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं तो इनकी रक्षा करना राज्य का क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 49 में किया गया। किसमें किया गया है? 49 में किया गया है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 51 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा का उल्लेख किया गया है ना। अब एक चीज और याद रखिएगा आगे 51 का, तो 51 का जो है इसका 51 का याद रखिएगा और भाग 4 का याद रखिएगा है ना। क्या रखेंगे? भाग 4 का याद रखेंगे। तो ये क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य किया है। आपका 51 का में क्या किया गया है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। किस भाग में किया गया है? 4 का में किया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। अब कर्तव्य और अधिकार में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। आप ऐसे याद रखिएगा, अमेरिका का अधिकार है और रूस का क्या है? कर्तव्य। अमेरिका का अधिकार है और रूस का क्या है? ये कर्तव्य है ना। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति को देखेंगे। तो राष्ट्रपति से संबंधित हम आपसे बता दें ये 52 से स्टार्ट हुआ है 360 तक। हम जो राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। 52 में क्या है? 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत 52 में अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 53 में किया गया है ना। 54 क्या है? 54 में निर्वाचन का उल्लेख है ना। तो 54 में क्या किया गया है? ये निर्वाचन का उल्लेख है और इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से है ना। अगर हम पूछे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, आपको याद रखना लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य, ठीक है। और जो दिल्ली एवं पांडिचेरी के जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, वहां के भी क्या वोट डालते हैं ना। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है? 60 में किया गया है ना। महाभियोग क्या है? तो महाभियोग जो है ये आपका 61 में किया गया। किसमें है? महाभियोग 61 है ना। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और ये प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है ना। 72 में क्या है? क्षमादान का अधिकार, अर्थात कोई भी अपराधी है उसको फांसी की सजा हो गई है तो फांसी की सजा को माफ करने का जो ये अधिकार है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 72 में किया गया। किसमें किया गया है? 72 में किया गया। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? कि लोकसभा भंग अर्थात लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? ये 85 में किया गया। किसमें किया गया है? 85 में किया गया। आगे हम देखें संयुक्त अधिवेशन आहूत है ना। देखिए यहाँ पे 180 नहीं होगा, ये आपका 108 होगा। क्या होगा? 108 है ना। तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, और संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये आहूत मीन्स होता है बुलाना। किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। तो फिर से याद रखिएगा अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं है ना। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये आपको याद रखना है ना। 123 क्या है? अध्यादेश। 123 क्या है आपका? अध्यादेश। तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? जब कोई भी कानून राष्ट्रपति स्वयं से लाते हैं, कहाँ पे? केंद्र में लाते हैं, तो अपने स्तर से और किसी की नहीं सुनते हैं, उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। तो राष्ट्रपति जो है ये अध्यादेश ला सकता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 123 में किया गया है ना।
ये चीज आपको याद रखना। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल भी अध्यादेश राज्य में लाता है, तो उसका उल्लेख कितना है, उसका किसमें किया गया है, 213, है ना। ये आपका राज्यपाल होगा, ये क्या होगा आपका राज्यपाल। अगर दोनों को आपस में कोरिलेट करके याद रखेंगे तो आसानी होगी याद करने में। तो केंद्र में अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद क्या है, 123 है, और राज्य में अध्यादेश राज्यपाल अनुच्छेद क्या है, 213 है ना। अब 143 क्या है, तो 143 में है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार, है ना। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार किसको है, ये राष्ट्रपति को है। अर्थात राष्ट्रपति जो है कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहता है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। अगर इसमें हम कह दें क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज जबरदस्ती क्या राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं? नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा होगी तो लेगा, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। आगे हम देखेंगे 333 और 331, है ना। तो 331 जो है ये आपका खलास कर दिया गया ना, तो अब ये जो है इसका उल्लेख नहीं है ना, ये याद रखिएगा। 331 को क्या कर दिया गया है, ये खत्म कर दिया गया है ना। तो अब ये नहीं है। पहले क्या होता था कि केंद्र में जो है 2 लोगों को, संसद में क्या है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है, तो वो अलग है ना। और उसी में क्या है, इसी में इसका उल्लेख किसमें मिलता है, 331 में मिलता है। अब इसे क्या है, समाप्त कर दिया गया है ना। यहाँ 330 क्या है कि SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, है ना, का आरक्षण कहाँ पे, ये लोकसभा में। कहाँ पे, लोकसभा में। तो लोकसभा में जो इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, और ये जो है इसका उल्लेख किसमें मिलता है, 330 में मिलता है। किसमें मिलता है, 330 में मिलता है ना। ये थोड़ा अलग से आ गया है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे हम बात करें कि 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे हम बात करें 332, तो यही चीज है आपका अनुच्छेद 332 राज्य में। तो केंद्र में जो है हम कह सकते हैं 330 अनुच्छेद में क्या है, ST और SC की जो सीटें, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का जो आरक्षण है लोकसभा में, तो उसका उल्लेख 330 में है। अगर यही बात राज्य की आती है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 332 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 332। और यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया, तो राज्य में कौन सा था, 333। राज्य में क्या था, 333। लेकिन राज्य में राज्यपाल नहीं कर, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल करता था। तो 330 केंद्र में है, 332 राज्य में है। 331 ये केंद्र में था और राज्य में क्या है, 333 है। इसको आपस में कोरिलेट करके याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, है ना। अब हम देखेंगे 352, 356 और 360, है ना। 352, 356 और 360, 352, 356 और 360, ये क्या है, ये 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। अगर आपसे पूछे इनका उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 18 होगा। और किस देश के संविधान से लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से इन्हें लिया गया है। और तो यहाँ पे हम देखेंगे 352 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख इसमें किया गया। 352 कौन लगा सकता है, ये राष्ट्रपति लगा सकता है ना। 356 क्या, राष्ट्रपति शासन, कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति लगा सकता है। किसकी सिफारिश से, ये राज्यपाल की सिफारिश से। किसकी सिफारिश से, राज्यपाल की सिफारिश से है। और 356 सबसे पहले कहाँ लगा है, ये पंजाब राज्य में लगा है। अगर आपसे पूछे अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, आपको याद रखना 3 वर्ष। कितनी हो सकती है, 3 वर्ष। तो सबसे पहले आपका ये पंजाब में लगा है। अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है ना। 360 क्या है कि राष्ट्रीय वित्त आपातकाल, है ना। 360 में क्या है, राष्ट्रीय वित्त आपातकाल। तो इन तीनों में 360 अभी तक कभी नहीं लगा है, और ये तो लगा करता है राज्य में। और 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है, भारत में अब तक क्या है, 3 बार लग चुका है। कब कब, 1962, 71 और 75। 62, 71 और 75, 3 बार क्या लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है ना। आगे हम देखेंगे, ये राष्ट्रपति हो गए। 330 और 331 थोड़ा इसमें हम इसको लिख दिए हैं, तो 330 का राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है ना। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि लोकसभा में उनकी सीटों का आरक्षण किया गया है 330 में। अगर यही बात अगर राज्यसभा राज्यों कहता है, तो राज्य में क्या हो जाएगा, 332 हो जाएगा, है ना। आगे हम देखेंगे 63, 64, है ना। 63, 64 में क्या, उपराष्ट्रपति का पद है। क्या है आपका, उपराष्ट्रपति का पद है। तो
तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किसमें किया गया है? 63 में किया गया है ना, किसमें किया गया है? 63 में किया गया है। 64 क्या है कि जैसे यहाँ पे राज्य के सभापति, तो राज्य नहीं होगा यहाँ पे, राज्यसभा क्या होगा? राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? ये उपराष्ट्रपति होंगे, राज्य के नहीं, राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। ये चीज आपको ध्यान देना। 63 में है उपराष्ट्रपति का पद और 64 में क्या है? राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे। ये चीज आपको याद रखना। बहुत पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका होता है उपराष्ट्रपति होता है। ये भी आता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी सभा है, ऐसी कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष वहां का सदस्य नहीं होता है? तो वो आपका होगा राज्यसभा, है ना, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति होता है लेकिन यहाँ का सदस्य नहीं होता है ना। आगे हम देखें 74 और 75 एक साथ याद रखेंगे। 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, है ना। तो 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका आपको याद रखना है ना कि 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के सलाह पर अनुच्छेद 74 के तहत केंद्र के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है ना। 76 देखिए, 76, 165, 148 तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। 76 में है आपका महान्यायवादी। क्या है आपका? महान्यायवादी, है ना। 65 में क्या है? महाधिवक्ता। और 148 क्या है? ये आपका हो जाए कैग, है ना। कैग को क्या कहेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या कहेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर हम पूछे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तो इसकी जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और महाधिवक्ता इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। इन 3 क्वेश्चन को आपको याद रखना है। 76 में महान्यायवादी है और 165 में महाधिवक्ता है। महान्यायवादी केंद्र का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। ये भी आ सकता है कि केंद्र का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? तो आपका कौन होगा? महान्यायवादी। कौन होगा? महान्यायवादी। और राज्य का जो सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होगा? महाधिवक्ता। महान्यायवादी का उल्लेख 76 में है, अनुच्छेद 76 में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और महान्यायवादी का उल्लेख 165 महाधिवक्ता का उल्लेख 165 में है। और महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और 148 क्या है? ये कैग का उल्लेख किया गया है। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है ना। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। अगर हम यहाँ पे और पूछ लें कि संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ना। जो संसद, जैसे हम कहते हैं आपका होता है संसद का उल्लेख इसमें किया गया है। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक आपको याद रखना है सरल। क्या याद रखना है? सरल को याद रखना है। तो सा से 79, रा से 80, ला से 81। तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख 80 में किया गया है। और लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है। ये भी आ सकता है कि बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख किया गया है? 81, राज्यसभा का ये 80 और संसद का 79। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और यहाँ पे ये देखिए संविधान आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने इसलिए बताया है क्योंकि संविधान एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है, आप बार बार पढ़ते हैं तो याद नहीं होता। याद करने के आपको तरीके बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना, जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, भले ही इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं और लिख चुके हैं, तो वहाँ कंप्लीट होने का तो हमको फिर से क्या, जो मुख्य आपके अनुच्छेद हैं इनको आप एक जगह लिखिए। इसके बाद जो है कल हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी अनुच्छेद होगा और फिर हम संविधान संशोधन को लेके आएंगे और इस प्रकार से आपका संविधान कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज का क्वेश्चन है आपका, प्यारे से क्वेश्चन है आपको बताना है इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी और इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। इकोलॉजी को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। और इकोसिस्टम को कहते हैं हिंदी में
पारिस्थितिकी तंत्र। तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग कब और किसने किया है? इन दोनों शब्दों का प्रयोग कब और किसने किया है? फिर से सुनिए, इकोलॉजी, इसे कहते हैं हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग कब और किसने किया है? दूसरा क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, और इस शब्द का प्रयोग कब और किसने किया है? वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर दिया करें। आप लोग क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, 2-4 लोगों को छोड़कर। प्रत्येक लोग जो वीडियो देखते हैं सभी लोगों को जवाब लिख के आना, क्योंकि आप एक बार लिखेंगे तो आपका दिमाग चलेगा। हमारा पूछने का उद्देश्य क्या है? आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, लेकिन हम आपसे फिर कहते हैं आप 2-3 बार पढ़ने के बाद 1-2 बार लिख डालिए, वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।